बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, दिन का आगाज़ भी आपका अच्छा हुआ होगा। नाज़रीन, दिन का आगाज़ अच्छा किस तरह से किया जा सकता है? अच्छा और मुस्बत सोचे, दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने का प्लान बने। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए भी अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करेगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर हम गौर करें, किसी की ज़िंदगी को आसान बनाने की कोशिश करें, किसी के लिए थोड़ा सा कुछ अच्छा सोचने की कोशिश करें, तो आप यकीन माने कि आपके लिए खुद ब खुद सब कुछ अल्लाह ताला अच्छा प्लान करता है। आज का शो हमने क्या प्लान किया है? खबरें भी हैं, इसके साथ साथ सेगमेंट भी हैं, तो हम आगाज़ करते हैं हमेशा की तरह आज की अच्छी बात से। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व अक़ीमुस्सलाता व आतुज़ ज़का, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों और मेरी बहनों, आज का मेरा पैगाम ये है, नमाज की हिफाजत किया करो, नमाज की हिफाजत किया करो। इसीलिए रब्बुल आलमीन ने एक और जगह फरमाया, हाफ़िज़ू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता। उलमाए मुफ़स्सिरीन ने लिखा है, हाफ़िज़ू का माना ये है जिस दर्जे की तुम नमाज की हिफाजत करोगे, यानी नमाज के फ़राइज़, वाजिबात, मुस्तहब्बात, फ़रज़ का ख्याल करते हुए नमाज अदा करोगे, उसी दर्जे की नमाज भी तुम्हारी हिफाजत करेगी। आज हमें नमाज के ज़रिए से अल्लाह से मांगने का तरीक़ा नहीं आता, क्योंकि हमारी नमाज़ों में ताकत ख़त्म हो चुकी, खुशू खुजू ख़त्म हो चुका। इसलिए मेरे भाइयों, अपने नमाज के अंदर ताकत को पैदा करो। नमाज पढ़ते हुए अल्लाह के गैर के ख़यालात को न लाओ। अल्लाह मुझे भी आपको भी नमाज की हिफाजत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन सुम आमीन। ये थी जी आज की अच्छी बात। आज की खबरें क्या हैं? पहली खबर है तख्त लाहौर की जंग, हमजा, परवेज़ इलाही और बुज़दार की माहिरीन से मुशावरत। उस्मान बुज़दार के खिलाफ मुकदमे के लिए एंटी करप्शन को दरख्वास्त, तैनातियों से माल बनाने का इल्ज़ाम। गैर कानूनी बस अड्डों और नाजायज़ पार्किंग मालिकान की शामत, ट्रैफिक लोड मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत 10 महकमों का स्क्वाड इन एक्शन। और 2 माह के लिए तनख्वाह मांगने वाले म्यू अस्पताल के 200 कोरोना कंसल्टेंट फारिग, मुतासिरीन का तनख्वाहों की अदायगी का मुतालिबा। जी तो नाज़रीन, खबरें आप जान चुके हैं। इन खबरों की डिटेल्स क्या हैं? हमारे साथ स्टूडियो में हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं, कज़ाफ़ी भट्ट साहब और रिजवान नकवी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, ये जो कल हमने डेवलपमेंट इसको कहना चाहिए या फिर मुझे नहीं समझ आ रही क्या कहना चाहिए, जो खबर अब सामने आई है, इसके बाद तख्त लाहौर की जंग तो हम देख रहे हैं वो छिड़ी गई है, लेकिन हमजा, परवेज़ इलाही और बुज़दार की भी माहिरीन से मुशावरत, और कल से हम माहिरीन के तज्ज़िये ही इस पर सुन रहे हैं। तो भट्ट साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं, क्या कहेंगे आप? मैंने तो आपको कल कहा था कि फैसला जो है वो बस घंटों की मार है। देखिए, अच्छा, असल बात जो ये है, अब अदालत ने जो फ़ैसला दिया है, अब उस अदालत के फ़ैसले के बाद शाहजी है ना, वो पीटीआई के लिए अदालत अच्छी हो गई है। वो बड़ी अच्छी इसको लग रही है कि जी ये फ़ैसला आ गया। अच्छा, इसका असर सिर्फ पंजाब की हद तक है। सबसे दिलचस्प बात यह, मरकज़ पर इसका कोई असर नहीं है, क्योंकि मरकज़ में तो वोट कास्ट ही नहीं हुआ। जो उनके लोग थे उन्होंने तो वोट कास्ट है। और अगर इधर भी ये इम्प्लीमेंटेशन जिस तरह के कोर्ट ने जो कहा, अगर वो हो जाती है, तो उसके बावजूद जो है वो नून लीग के पास वोट पूरे हैं। उसके बावजूद नून लीग के पास वोट, लेकिन मुनहरी फराकीन की भी बात हो रही है ना भट्ट साहब। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो इस फैसले के बाद जो पीटीआई की प्लानिंग थी उसका भी मक्कू ठप्पा गया। उनका ख्याल था कि अदालत ये फैसला दे देगी कि इनको ताहियात नाअहल कर दिया जाए। अब ताहियात नाअहल तो वो नहीं हो सके। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा
उनको यहाँ से अब डिसीट किया जाएगा, लेकिन पहले तो ये फैसला होना कि पंजाब असम्बली का इजलास तो बुलवाया जाए। पंजाब असम्बली का इजलास तो आप बुलवा नहीं रहे हैं, क्योंकि इजलास बुलवाने का मतलब है कि आप वहाँ पे बड़ी चेयर के ऊपर जो बैठे हुए लोग हैं वो बहुत सारे लोग, डिप्टी स्पीकर साहब के खिलाफ भी जो है वो तहरीक अदम एतमाद आई हुई है, स्पीकर साहब के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद है। अभी पीपल्स पार्टी का वफ्द जो है वो हमजा शहबाज के साथ थोड़ी देर पहले जो है उसने मुलाकात भी की है। मेरा ख्याल है कि जो मैं कल से नहीं बल्कि सारे ही कह रहे हैं, मेरे सारे सीनियर तज्जियाकार यही कह रहे हैं कि जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की डिमांड है इलेक्शन, ये उसकी तरफ जाया जा रहा है और ये किसी वक्त भी इसका ऐलान जो है वो हो सकता है, वो अगले 1 घंटे बाद हो जाए, अगले 24 घंटे के बाद हो जाए, लेकिन इलेक्शन जो है ये इलेक्शन की तरफ जाने की तरफ एक पेशकदमी है कि नया इलेक्शन जो है वो करवा दिया जाए। देखें, एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है नून लीग के अंदर कि नून लीग के अंदर 2 ग्रुप्स हैं, जो मरियम नवाज़ साहिबा और नवाज शरीफ साहब हैं, वो इमरान खान का जितना किया धरा है ना उसको वो अपने सर लेने के लिए तैयार नहीं है। शहबाज साहब ने प्राइम मिनिस्टर का जो है वो लिबादा तो पहन लिया, शेरवानी तो पहन ली। अब मसला ये है कि जितने पिछले सारे इश्यूज थे वो सारे के सारे इनके खाते में पड़ गए। अब नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज के अगर आप स्टेटमेंट सारी देखें, पंजाब के अंदर भी आप देखें, हमजा साहब की भी स्टेटमेंट देखें, तो उसके अंदर एक चीज़ बड़ी वाज़ेह कि वो इस चीज़ को लेने के लिए तैयार नहीं है। अब इसको किस तरीके से रिमूव किया जाएगा, इसका एक ही हल है कि आप नए इलेक्शन करवा दें। अब इलेक्शन के अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन मैं आपको ये भी बता देता हूँ, अभी से बता देता हूँ, लिख के रख लें, आप इलेक्शन करवा दें। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसके अंदर अगर वो हार भी गए या कुछ भी हो गया, उन्होंने फिर कहना है ये फला जो है ना वो हलकों के अंदर धांधली हुई है, इसको खोला जाए। ये तो भट्ट साहब एक वतीरा रहे, मतलब उन्होंने कहना यही है। एक अदम बर्दाश्त का कल्चर जो है ना वो पॉलिटिक्स में आ गया। बिल्कुल कि रिजल्ट्स को माना नहीं जाता। रिजल्ट्स कुछ भी हों, आप देखें जिस तरह भट्ट साहब ने बात की सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, कि जब सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई के ख़िलाफ़ फैसला दिया तो वही सुप्रीम कोर्ट जो है कंट्रोवर्शियल बना दी गई। अब चूंकि ये फैसला उनके हक में है बज़ाहिर, तो अब वो इस फैसले को मान रहे हैं और अब वो अदम एतमाद कर रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर। वो कह रहे हैं कि इनके होते हुए जो है ना वो मामला फेयर तरीके से नहीं चल सकते, इनको हटाया जाना चाहिए। वो पीटीआई ने एक कल्चर मुतारफ़ कराया जिसमें वो रिज़ल्ट्स को मानते नहीं हैं, भले कुछ भी जब उनके हक में आए तो वो उसको तस्लीम करते हैं, लेकिन जब उनके ख़िलाफ़ हों तो फिर वो उसको नहीं मानते। इलेक्शन जो हैं पीएमएलएन के अंदर भी एक बड़ा धड़ा मौजूद है जो चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाने चाहिए, चूँकि वक्ती तौर पे तो उनके पास पावर आ गई, इक़्तिदार उन्हें मिल गया, वफाक में भी पंजाब में भी गो के कैबिनेट नहीं बन सकी लेकिन वज़ीर आला उनके बन गए। अब चलें एक आइनी बहरान दोबारा से पैदा हो गया, सियासी बहरान, इस पे मुशावरत के लिए लीगल टीम को हमजा शहबाज ने बुला लिया। कल वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे जो कि जैसे ही फैसला आया उन्होंने उसको जो है वो पोस्टपोन किया, जिसमें ये स्पेकुलेशन थी कि वो चीनी और आटे के जो रेट्स हैं उनको कम करेंगे और एक बड़ा रिलीफ पैकेज जो है पब्लिक को देंगे, ताकि जो आवाम के अंदर चेम गोइयाँ हैं और स्पेशली जो पीटीआई के दौर में इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा ऊपर गया 3 साल 3.5 साल दौर में, तो उस हवाले से अब वो सारा मलबा चूँकि इनके खाते में आ गया कि जी इनके दौर में भी रेट्स रिड्यूस नहीं हुए। गो के पहले इमरान खान साहब को उस पर मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जाता था और सोसाइटी में एक बहुत ज़्यादा उस पर जो है वो डिबेट चल रही थी कि जी इनके नातजुर्बाकार वज़रा हैं, इनके पास जो है एक्सपोजर नहीं है जिसकी वजह से ये रेट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो पीएमएलएन के पास भी एक लंबा चौड़ा ऐसा मकतबा फ़िक्र मौजूद है और एक धड़ा मौजूद है जो चाहते हैं कि अर्ली इलेक्शन की तरफ जाया जाए। गो के वक्ती तौर पे उनके पास पावर है, इक़्तिदार है, लेकिन अगले 5 साल जो हैं ये अगर ये महंगाई जो है जिस तरह वो नैरेटिव चेंज हो रहा है कि जी महंगाई जो है ये इंटरनेशनल फिनोमेना है, इमरान खान का कसूर नहीं था, पूरी दुनिया में महंगाई है, मियाँ शहबाज शरीफ भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे, हमजा शहबाज आ गए हैं पंजाब में, लेकिन इन्फ्लेशन रेट जो है वो बढ़ता जा रहा है, चिकन के रेट्स डेली बढ़ रहे हैं, फ्यूल प्राइसेस बढ़ रही हैं, बिजली के रेट्स बढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ आम जो रोज़मर्रा ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उनके रेट्स जो हैं डेली की बुनियाद पे बढ़ रहे हैं। तो ये सारा डिस्क्रेडिट जो है उनके खाते में जा रहा है, जिस पे वो भी अब उनके अंदर भी ये डिबेट हो रही है कि जी इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, बजाय इसके कि जी आप वेट करें और 1.5 साल के लिए आप एक खींचातानी का सिलसिला भी चलता रहेगा। और खान साहब जितने बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं उसमें जो क्राउड आ रहा है, फिर उनका जो क्राउड है उन्हें खुद नहीं निकालना पड़ता,
उनका 50% से ज़ायद क्राउड जो है वो खुद आता है। बिल्कुल। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं इस मामले में लैग करती हैं, उन्हें बड़ी तंजीम साजी करके फिर ग्रास रूट लेवल पे वर्किंग करके गाड़ियाँ देना पड़ती है, ट्रांसपोर्ट देना पड़ती है, वो सारी चीज़ें हैं। तो इमरान खान साहब जो हैं उनकी पार्टी का एक तरह से रिवाइवल हो रहा है। तो ये हुकूमत कभी नहीं चाहेगी कि जी उन्हें टाइम मिले और वो जलसे जुलूस करके अपने क्राउड को दोबारा से चार्ज करें और इलेक्शन से पहले पहले वो एक मोमेंटम बना दें जिसमें वो अभी से नैरेटिव उन्होंने इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के ट्रेंड्स जो हैं वो नीचे नहीं आ रहे। उसके साथ साथ वो बार बार महंगाई के ऊपर भी उनकी सोशल मीडिया टीम्स जो हैं वो काम कर रही हैं और बाकायदा वो ग्राफ बना के चार्ट बना के तो रेट्स का जो है वो मुआजना कर रहे हैं कि जिनके ये जो 2-2.5 माह है इसके अंदर रेट्स किस तरह से ऊपर गए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हुकूमत के डिस्क्रेडिट में जाएंगी। असल में ना मसला ये है कि हमारी आवाम जो उनसी है ना वो बड़ी भुलक्कड़ है, बड़ी बड़ी वो हर चीज़ जो उनसी है ना वो बड़ी जल्दी भूल जाती है। ये इनकी बात चंद ही मेहरबानियों पे बड़ी बड़ी बातें। एग्जैक्टली आप देखें, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि महंगाई सिर्फ पाकिस्तान का इशू नहीं, हर जगह पे पूरी दुनिया लेकिन पूरी दुनिया के अंदर उसको कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ बैलेंस किया जाता है, लोग तरह से इजाफा किया जाता है, लोगों को रिलीफ दिया जाता है। अब ये सारा किया जरा, मैं इमरान खान साहब की मुखालफत नहीं करता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार उन्होंने जो बातें की हैं या जो वो बातें करते हैं करप्शन के हवाले, वो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन उसको साबित भी तो करें ना। सिर्फ बातों करने से तो कुछ नहीं है ना। मैं यहाँ पे बैठा बैठा कह दूँ जी कि रिजवान साहब आप तो बड़े करप्ट हैं, आपने तो फलां जगह से भी यूँ किया फलां जगह, लेकिन मुझे रिजवान साहब के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं मुझे उनको साबित करना है, फिर ही कोई बात आएगी। आप साबित भी नहीं कर पा रहे हैं, अब आवाम को कोई रिलीफ भी नहीं दे पा रहे हैं। अच्छा, आपको शाह जी एज अ पोलिटिकल रिपोर्टर मैं सर, बड़ा बड़ा क्राउड करने से, बड़ा बड़े जलसे करने से जो है ना वो वोट बैंक नहीं बन जाता, लोग आ जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इमरान खान की शख्सियत एक क्रिस्माती है, तो उसके अंदर चार्म है लोगों के लिए, अभी भी चार्म है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब ग्राउंड रियलिटी वैसे नहीं है। अब आपके साथ कोई फैज़ पहुंचाने वाला भी नहीं है, फैज़ देने वाला भी कोई नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि ये बड़े मामला, ये बड़ी चीज़ें सामने आएंगी। फिर आपने जिस तरीके से इदारों को जो है वो तनकीद का निशाना बनाया ना, कि मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, मैंने ऑनेस्टली अपनी जर्नलिज्म कैरियर के अंदर इदारों को इस तरीके से गालियाँ पढ़ते नहीं देखी। आप यकीन करें, पर खड़े हो जाए, ओ जी इदारों ने यूँ कर दी, इदारों ने यूँ कर दिया। अच्छा, इदारे आपके लिए को कर दें तो फिर ठीक है, वो ठीक है। हाँ, इदारे, अच्छा अब आपने न्यूट्रल किया, आपने न्यूट्रल की वजाहत भी कर दी कि आपने न्यूट्रल किसको कहा। आप मुझे बताएं उसके बाद इदारों की कोई सह रह जाती है? आप इदारों की सह को ख़त्म आपने कर दिया। यही इदारे जो है हमारी हिफाजत कर रहे हैं। सही कहा आपने। यही इदारे जो है आइन बना रहे हैं, आइन के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करवा रहे हैं। जब आइन के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो आपके लिए वो इदारे मुतनाज़ी हो जाते हैं। ये जिन इलेक्शन कमीशन की आप बात कर रहे हैं, इन्हीं इलेक्शन कमीशन के बारे में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट मौजूद है कि हमने अपोजिशन के साथ मिलकर इनको लेकर, अब वो चूंकि उनके खिलाफ केस जा रहा है तो साथ ही उनके लिए मुतनाज़े हो गए हैं। सही जी, ये तो होता ही रहता है। बट साहब, हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे और ख़बर यह है, फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि अमली तौर पर हुकूमत ख़त्म हो गई है, शहबाज और हमजा हुकूमत ख़त्म, सदर कौमी और पंजाब असम्बली तहलील कर दें। क्या वाकई ऐसा है? और उसके बाद जो अब हम देख रहे हैं, अभी रिसेंटली भी हमने आपके साथ ब्रेकिंग भी शेयर की है, मेल मुलाकातें भी होना शुरू हो गई हैं, हमजा साहब की पीपल्स पार्टी के वक्त से मुलाकात हुई है। बट साहब, क्या वाकई अमली तौर पर ये चीज़ें ख़त्म हो गई? देखिए, नहीं, पंजाब में तो कह सकते हैं कि इस तरह की सिचुएशन बन सकती है, लेकिन मरकज़ में नहीं बन सकती। मैंने पहले कहा कि मरकज़ के अंदर जब पीटीआई के अरकान ने वोट ही कास्ट नहीं किया तो वो मुनहरिफ अरकान कैसे होंगे? उनका वोट ही जब कास्ट नहीं हुआ तो कैसे आप उसको कंसीडर करेंगे? उन्होंने तो वो वहाँ पर तो जो मुत्तहिदा अपोजिशन है उन्होंने अपने जो वोट थे वो उसके ज़रिए उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर को हटाया। तो जब तक मौजूदा प्राइम मिनिस्टर जो है सदर को एडवाइस नहीं देंगे, किस तरह हुकूमत ख़त्म हो सकती है? हुकूमत नहीं ख़त्म। हाँ, आइनी माहिरीन इसके ऊपर ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, लेकिन जो मेरी नाकिस मालूमात है उसके मुताबिक शहबाज शरीफ साहब अगर एडवाइस भेजेंगे सदर को तो सदर ने तो मिनट नहीं लाना, वो तो पहले तैयार बैठा है कि अदर मैंने एडवाइस आवे तो मैं तोड़ा असैम्बलियाँ ताकि घरानू जल्दी जल्दी जान, लेकिन मरकज़ के अंदर वो नहीं तोड़ सकते।
पंजाब के अंदर जो सूरत हाल है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है, क्योंकि यहाँ पे जो PTI का जो ग्रुप्स थे, जो मुख्तलिफ ग्रुप्स थे, तरीन ग्रुप, अलीम खान साहब का ग्रुप और जो इससे हट के 2-4 अलग से लोग थे, उन्होंने वोट कास्ट किया है। उसके ऊपर तो अब आईनी माहिरीन ने देखना है कि क्या हो सकता है और क्या किया जा सकता है, उसके ऊपर तो हो सकता है। लेकिन अच्छा, फवाद चौधरी साहब बार बार ये कह रहे हैं हमजा अक्सरियत खो चुके हैं, और वो जो हमजा साहब के CM बनने से पहले रिजवान साहब नंबर गेम का दावा सुन रहे थे, अक्सरियत का दावा, कहाँ गया सब कुछ? देखें, अक्सरियत तो अभी भी उनके पास है, यानी पीपल्स पार्टी के और बाकी जो आज़ाद वोट उनके साथ हैं, वो मिला के अगर देखा जाए ये 25 माइनस हो गए उसमें से जो PTI के लोगों के थे। उसके बावजूद चौधरी परवेज़ इलाही के पास जो है वो 10 नंबर का डिफरेंस बचता है, फिर भी हमदा शहबाज जो हैं वो 10 नंबर्स के मार्जिन से आ गए हैं। तो अगर इस तरह से भी देखा जाए तो अक्सरियत अभी भी उनके पास है। अभी उन्होंने लीगल टीम से मुशावरत शुरू कर दी है और केस पे क्या किया जाना चाहिए। चूँकि उनके अपने लोग भी अब इस मामले को जो है वो बड़ा संजीदगी से ले रहे हैं, क्योंकि पंजाब में भी सूरत हाल जो है वो संभलती हुई नज़र नहीं आती। पंजाब में गो के मुस्लिम लीग नून का बड़ा एक्सपोजर था, स्पेशली मियाँ शहबाज शरीफ जो हैं, उन्होंने वही टीम जो उनके साथ यहाँ पे बतौर वज़ीर आला काम कर रही थी, वो अपने बेटे के साथ वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के साथ वही लोग लगा दिए, ताकि वो उन्हें ब्यूरोक्रेसी के हवाले से इनपुट देते रहेंगे, डिपार्टमेंट्स को कैसे चलाना है, लोगों की नफ्सियात से कैसे खेलना है, वो सारी चीज़ें उन्हें पता हैं कि जी किस तरह से लोगों को मुतमिन रखना है। तो अभी ये जो सूरत हाल बन गई है, इसमें अगर देखा जाए कि अगर आज सरे 9 दोबारा से वोटिंग होती है, पहले एक बहुत बड़ा एपिसोड चला और ड्रामाई अंदाज में MPAs को होटल में रखा गया, कई दिन तक होटल में रख के उन्हें जो है वो ताकि लोग जो हैं वो उनके साथ इंटैक्ट रहें, छोड़ ना जाएं कहीं। तो अब ये सूरत हाल नई अदालत के फैसले के बाद पैदा हो गई है। इस पे भी अगर देखा जाए तो नंबर अभी भी उनके पास ज़्यादा हैं। गो के फवाद चौधरी साहब कल फैसले के फ़ौरन बाद जो है वो चैनल्स की स्क्रीन पे आए और बड़ी जल्दी में नज़र आए। उन्होंने कहा कि मैं तो कहूँगा कि सदर जो हैं वो फिलफोर जो है वो असम्बलियाँ तहलील कर दें और उसके बाद जो है वो इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। साथ साथ उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर भी तनकीद की। उन्होंने कहा कि इनके होते हुए फेयर इलेक्शन जो है वो जनरल इलेक्शन वो नहीं हो सकते, तो इनको भी हटाया जाना चाहिए। वो तो बाकायदा जो है वो बैठे हुए तैयारी करके, चूँकि उन्हें जो सबसे बड़ा ख़तरा था वो महंगाई का था। उनकी हुकूमत के गले में जो चीज़ हड्डी की तरह अटक गई थी वो महंगाई थी बिल्कुल। और लोग भी फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे, लोग कोरोना आया, लोगों के कारोबार तबाह हुए, उसके बाद जो है हुकूमत मामला को संभाल नहीं सकी। अब वो चाहते हैं कि चूँकि साजिश का उनका जो एक नैरेटिव है वो अच्छा खासा सेल हुआ है, बिका है, अब वो चाहते हैं कि इसी में चूँकि लोगों का एक माइंडसेट बना हुआ है तो इलेक्शन हो और लोग दोबारा से जो है उन्हें वोट करें और वो दोबारा आ जाएं। सही बात साहब, मुझे वाइंड अप करने का कहा जा रहा है। अभी ये जो मौजूदा हाल है, नज़र तो यही आ रहा है कि इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो अब हम ये कह लें कि वक्त कम और मुकाबला सख्त है। नहीं, वो तो है, लेकिन इलेक्शन इस तरह हो नहीं सकते। इलेक्शन कमीशन कह चुका है कि हम इतनी जल्दी इलेक्शन नहीं करवा सकते। ये एक अलग से अड़िच है। वो कह रहा है कि हम 6-7 महीने से पहले जो है वो इलेक्शन नहीं कर, तो कैसे आप इलेक्शन करेंगे? जहाँ तक रिजवान साहब ने बात की कि इंपॉर्टेंट, देखिए उस गुब्बारे ओ पुकाने दे विचों जोड़ा है ना, वो इदारे हवा कर चुके ने। बिल्कुल, मैंने जो बात की ना आवाम की, मैं इसीलिए बार बार कहता था कि इस हुकूमत जो साबका हुकूमत है उसे अपने 5 साल पूरे करने दें। देखिए अब वो महंगाई के ऊपर इलेक्शन नहीं लड़ रही और अवाम भी कोई बात नहीं कर रही, हालांकि अवाम को महंगाई बड़ी बुरी तरह पिसी गई है। लेकिन मैंने आपको कहा ना भुलक्कड़ है, भूल जाती है फटाफटी, बस कोई इंज करके बस इंज करके कोई हाथ फेर दे, उस तो बाद फिर वो भूल जाती है, तो भूल गई है। अब वो इंपॉर्टेंट हुकूमत के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं, इलेक्शन जब मर्जी आप करवा लें, अगर कोई ये समझ रहा है कि उसको 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी या वो इक़्तिदार में बड़े आराम से आ जाएगा, तो ये भूल है। हौश पौच असैम्बलियाँ बननी है, 2 बंदे चुक के इधर हुकूमत बनाती, 2 बंदे चुक के उत्थे हुकूमत बनाती, 2 बंदे चुक के उत्थे बनाती, जो जिन्हों मैं चाहे उधरों 2 बंदे चुक के इन्हों की हुकूमत बनाती। ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जो भी गवर्नमेंट आएगी, जब भी इलेक्शन होंगे, 6 महीने बाद हो जाए, साल बाद हो जाए, 2 महीने बाद हो जाए, हौश पौच असेंबली है। चलिए जी, भट्ट साहब ने तो पेश गोई कर दी है। हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद अगली खबर की तरफ आएंगे। तैनातियों से माल बनाने का इल्ज़ाम है, उस्मान बुज़दार के खिलाफ मुकदमे के लिए एंटी करप्शन को दरख्वास्त दी गई है। इसकी डिटेल्स क्या है, इसकी तरफ आएंगे ब्रेक के बाद, आपको ज्वाइन करते हैं।
शो में वो है जी उस्मान बुज़दार के खिलाफ मुकदमे के लिए एंटी करप्शन को दरख्वास्त, तैनातियों से माल बनाने का इल्ज़ाम। तो इस दरख्वास्त में मौक़िफ़ क्या अपनाया गया? रिजवान नकवी साहब की खबर है, किसने दरख्वास्त दी, क्या मौक़िफ़ अपनाया है ना। ये एप्लीकेशन तो एक नामालूम शहरी की तरफ से आई है, ठीक है, जिसमें उन्होंने न सिर्फ सरदार उस्मान बुज़दार साबिक़ वज़ीर आला पंजाब, बल्कि उनके जो पर्सनल सेक्रेटरी थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे ताहिर खुर्शीद, उनका नाम लिया। उसके साथ साथ अमीर तैमूर थे, उस्मान बुज़दार साहब के करीबी अजीज़ थे, पुलिस सर्विस के अफसर थे। रिटायरमेंट के बाद उनके लिए एक स्पेशल सीट क्रिएट की गई थी स्पेशल पे पैकेज पे। उसके साथ आज जाफ़र बुज़दार हैं, तैमूर बुज़दार हैं, बाकी उनके अजीज़ व अकारब हैं। तो ये एप्लीकेशन में उन्होंने इल्ज़ाम यही लगाया, जो एक अननोन सिटीज़न है उसने कहा कि जी इन्होंने ट्रांसफ़र पोस्टिंग में जो है वो लोग रखे हुए थे जो कि ब्यूरोक्रेट्स के साथ रब्ता करते थे, और ब्यूरोक्रेसी को ये पता था कि ये वो लोग हैं जो पैसे लेते हैं और उसके बाद ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग करवाते हैं। तो शहरी की तरफ से ये इल्ज़ामात आयद किए गए, जिस पे एंटी करप्शन ने ये दरख्वास्त रिसीव तो कर ली है। इसके ऊपर ये अलग बात है कि इंक्वायरी इनिशिएट होती है या नहीं। इससे पहले अताउल्लाह तारड़ की तरफ से, मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं, उनकी तरफ से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जी हम सरदार उस्मान बुज़दार और उनके जो करीबी साथी थे उनके ख़िलाफ़ एंटी करप्शन के अंदर रेफरेंस लेके जाएंगे। अभी तक वो रेफरेंस तो नहीं आया, लेकिन ये एप्लीकेशन आ गई। एप्लीकेशन में उन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए हैं, इन इल्ज़ामात की बाज़गश्त जो है ये पिछले 3 सालों में सोसाइटी के अंदर सुनने में आती रही है। और यहाँ पे ये आम एक तासुर था कि जी वैसे तो आपने देखा होगा कि ब्यूरोक्रेसी का ये आम वतीरा है, हैबिट है कि एक ब्यूरोक्रेट जहाँ पे सर्व करता है उसके बाद वो नई जगह जाता है तो वहाँ के 1-2 करीबी राजदान जो हैं उनको वो साथ ही ट्रांसफ़र करा लेता है। ऐसे ही बिल्कुल वो कमाऊ पुत्र होते हैं जिनके हाथों से वो पैसे लेता है। वो ज़्यादा लोगों को अपना सीक्रेट नहीं देना चाहता। वो एक जगह पे जाता है, वहाँ पे लगता है, नई जगह पे पोस्टिंग मिलती है तो उन 1-2 लोगों को वो साथ ही ट्रांसफ़र करा के ले जाता है। सही। तो ऐसे कहानियाँ जो हैं वो मार्केट में थी कि जी आपने डिप्टी कमिश्नर लगना है या डीसी लगना है। ये पीटीआई के अपने अंदर से आवाज़ें आती रही, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे कि जी बोली लग रही है और 3 करोड़ 2.5 करोड़ रुपया जो है वो डीसी का और डीपीओ का रेट था। फिर ये है कि जो पैसे दे के लगते हैं फिर वो मल्टीप्लाई करते हैं और अपना टेन्योर जो होता है, पहले तो ये सिक्योरिटी नहीं थी कि आप 6 माह के लिए लग रहे हैं या 1 साल के लिए, चूँकि यहाँ पे 3-4 प्लेयर्स काम कर रहे थे। एक बंदा लगाता है, उससे बड़ा एक प्लेयर बैठा हुआ है, वो ऊपर रिपोर्ट करता है और उसको हटा दिया जाता है। ऐसे भी यहाँ पे सेक्रेटरी लेवल के अफसर आके लगे हैं या कमिश्नर लेवल के, जिनको 2 दिन के बाद ही हटा दिया गया। वो बेचारे मैनेज करके आए, पैसे भी दे के आए, उसके बाद उनकी ट्रांसफ़र होगी। चूँकि इनसे भी पैसे लेने वालों से भी कोई ताकतवर हल्का जो है उसके पीछे आ गया, उन्होंने एक्सपोज कर दिया कि ये मामलात हो रहे हैं। तो ये चीज़ें जब खुलेंगी तो इसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। एंटी करप्शन में ये एप्लीकेशन आई है। एंटी करप्शन के अपने अंदर यही काम होता रहा है कि फेक रिकवरीज। एंटी करप्शन के अंदर अगर फोरेंसिक ऑडिट करवाए मौजूदा गवर्नमेंट कि एंटी करप्शन ने जो अरबों रुपए के रकबे वागुजार कराए हैं ये किस तरह से कराए गए हैं, उसमें सबसे पहले ये है कि जब आप रकबा वागुजार कराते हैं तो उस रकबे के ऊपर जो काबज़ होता है, जो रेवेन्यू का स्टाफ, पटवारी, गिरदावर या तहसीलदार या मुतलका एसी जिन्होंने मिली भगत से वो कब्ज़ा कराया होता है, आपने उनका रोल आइडेंटिफाई करके उनको पर्चे में नामजद करना है। आप उनसे रिकवरी करें कि जी 10 साल या 5 साल इनक्रोच रखा गया है सरकारी रकबा, आपने अरबों रुपए के रकबे तो कागजों में शो किए कि हमने वागुजार कराए पीटीआई के दौरे हुकूमत में, बुज़दार साहब जब पंजाब में रूल कर रहे थे, लेकिन आपने कितने पटवारियों, कितने तहसीलदारों, कितने असिस्टेंट कमिश्नर्स पे पर्चे दिए? नहीं दिए। वजह ये थी कि ये रिकवरीज फेक थी। ये सारी एक कुछ भी ना करके मसरूफ़ आने की, नज़र आने की एक्सरसाइज थी। और चूँकि खान साहब का ये एक नैरेटिव था कि हमारे दौर में जो है वो कब्ज़ा माफिया को जो है वो उन पे अरसा हयात तंग कर दिया गया, ज़मीन तंग कर दी गई है, तो जो नीचे अफसर बैठे हुए थे एंटी करप्शन के अंदर या बाकी इदारों में, वो उनका माइंडसेट पड़ चुके थे कि इनको एंटी अपोजिशन, इनकी एनक से, एंटी नून लीग से ज़्यादा दूर इन्हें कुछ नज़र नहीं आता। सिर्फ़ और सिर्फ इनका मतमाय नज़र नून लीग को या अपोजिशन को रगड़ा लगाना है। तो वो करते ये थे कि यहाँ बैठ के लोगों ने इस अम्ब्रेला तले 20-30 लोगों के खिलाफ पर्चे दिए जो नून लीग से थे या बाकी अपोजिशन पार्टियों से।
वो उन्होंने कईयों ने कब्जे किए भी हुए थे, उनसे रिकवरी कराई। उसके बाद एक बड़े लेवल पे रिपोर्ट्स मुरतब करके ऊपर ऐवान वज़ीर आज़म को भेजी और शहजाद अकबर साहब के थ्रू जो है वो ट्वीट्स कराते रहे कि जी हमने यहाँ पे अरबों रुपए के रकबे वागुजार कराए। और 4 डिपार्टमेंट्स थे सही जो परफॉर्मेंस को क्लेम कर रहे थे। LDA लहदा कहता था हम वागुजार करा रहे हैं, ऐसे ही बिल्कुल। मुतलका तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर कहते थे हम करा रहे हैं, DC कहते थे हम करा रहे हैं, और एंटी करप्शन कहता था कि जी हम करा रहे हैं, और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो कहता था कि ये वागुजार जो है हम करा रहे हैं, चूँकि कस्टोडियन हम है रकमों को, हमारा डोमेन बनता है। तो 4-5 महकमे जो है वो अपनी परफॉर्मेंस रिफ्लेक्ट करते थे। ऐवान वज़ीर आज़म में जिसका हाथ पड़ता था वो ट्वीट करा लेता था। अब यहाँ पे एक बड़ा आर्टिफिशियल किस्म का सिस्टम चलता रहा कि जो महकमा जिस काम के लिए बना हुआ है उसने वो काम नहीं किया 3-3.5 सालों में, उसने दूसरे महकमे का काम अपने हाथ में लिया हुआ है, और डिपार्टमेंट्स के अंदर एक जंग वाली कैफियत नज़र आती रही। अब बुज़दार साहब के ख़िलाफ़ एप्लीकेशन आई है, इनके अजीज़ो अकारब के ख़िलाफ़ जो है वो इनके ही दौर में डेरा गाजी खान के अंदर जो है वो कई इंक्वायरीज खोली गई। ये भी एक टूल है कि आप खुद ही इंक्वायरी शुरू करवा दें अपने दौर में, सही, और उसके बाद अपनी मर्जी का कि उसको वाइंड अप कराएं और चले जाएं। और आप कहेंगे जी हमें तो क्लीन चिट मिल गई थी पहले, ताकि आने वाली जो हुकूमत है या अगर कोई गैर जानबदार अफीसर आ जाता है, अगर कुछ करने की भी कोशिश करे तो आपके पास सबूत हो कि हमें क्लीन चिट मिल गई। अच्छा रिजवान साहब, मुझे आयशा ब्रेका कह रही है, मुझे सिर्फ ये बता दें, आम तौर पर ये जो एंटी करप्शन में दरख्वास्तें आम शहरियों की जानिब से दी जाती हैं, कैसा रद्दमल होता है उस पर? अब ये तो एक बड़ा केस है, हम कह रहे हैं CM साहब थे गुज़िश्ता, उनकी बात की जा रही है। ये जो आम शहरी एंटी करप्शन में दरख्वास्तें देते हैं, होता क्या उनके साथ? यूजुअली होता ये है, PTI के दौर की अगर बात की जाए, जो ताज़ा अभी माजी का किस्सा बने, पंजाब में जब वो रूल कर रहे थे उस दौर में यहाँ पे ऐसी फेक एप्लीकेशंस के ऊपर जिसमें लोगों ने आइडेंटिटी जाहिर नहीं की। फिर कई ऐसे थे जो एंटी करप्शन का अपना नायब कासिद है, उसको एक जिम्मेदार शहरी के तौर पे जो है पेश करके उसके नाम से एप्लीकेशन फाइल की जाती है। उसके बाद मर्जी का उस पर फैसला किया जाता है, पर्चा दिया जाता है, बंदे पकड़ लिए जाते हैं, बाद में वो कोर्ट से बेल करा के आ जाते हैं, रिलीफ मिल जाता है। यूजुअली होता ये है, और एंटी करप्शन के कवानीन के मुताबिक कि अगर कोई एप्लीकेशन आती है जिसमें कोई बंदा अपनी आइडेंटिटी जाहिर नहीं भी कर रहा, सही, अगर उसने साथ सफिशिएंट प्रूफ दिए जिससे आप वो जो एलिगेशन लगा रहा है उसको स्टैब्लिश कर सकते हैं, ठीक है, तो देन आपको कार्रवाई करना पड़ती है, करनी चाहिए। फिर एंटी करप्शन उसको सोर्स रिपोर्ट में भी कन्वर्ट कर सकता है, और अगर वो इल्ज़ाम लगा देता है जिसका कोई सर पैर नहीं है तो ऐसी एप्लीकेशंस को जो है वो रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता है, डाल दिया जाता है। चलें जी, ये जानना बहुत ज़रूरी था, लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन ये शेयर करना ज़रूरी होती है। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद अगली खबर पे आएंगे, और मेरे ख्याल से एक बड़ा मसला है, हम बार बार जिक्र करते हैं, ये जो नाजायज़ पार्किंग है, इससे बहुत सारे मसाइल हो रहे हैं, लेकिन गैर कानूनी बस अड्डों और नाजायज़ पार्किंग मालिकान की अब शामत कैसे आ जाएगी, इनके खिलाफ अब क्या हिकमत अमली अपनाई जा रही है? ब्रेक के बाद डिटेल शेयर करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। खुश आमदीद आपको एक बार फिर से स्टूडियो में कहेंगे, और हमारे पास अगली खबर क्या है? गैर कानूनी बस अड्डों और नाजायज़ पार्किंग मालिकान की शामत। ट्रैफिक लोड मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत 10 महकमों का स्क्वाड इन एक्शन है। अब ये 10 महकमे जो हैं, क्या इतने बड़े माफिया को काबू कर सकेंगे? जी भट्ट साहब, देखिए काबू क्या करना है, 10 महकमे क्या कहा? अच्छा, गैर कानूनी बस अड्डे, पहले तो ये बात ये बनवाई किसने? सबसे रातों रात तो ये बन नहीं जाते, रातों रात तो बन नहीं जाते हैं। चलिए, अब आपको ख्याल आ ही गया है तो आप मुझे बताइए कि क्या इस प्लान के अंदर जो बस अड्डे हैं, क्या उनकी बसों को आप अपनी तहवील में लेंगे? किस तरीके से ख़त्म करेंगे? इतने बस अड्डे बने हुए हैं, इतने बस अड्डे बने, उनके बाहर जो फिर तजावज़ात हैं, ऑपरेशन आप ज़रूर करें। परसों भी हम गालबन इसी पे बात कर रहे थे, आप ऑपरेशन ज़रूर करें, लेकिन ये ऑपरेशन कितने दिन जारी रहेगा? और इस बात की क्या गारंटी है कि आपके 2 दिन के, 3 दिन के, हफ्ते के ऑपरेशन के बाद ये तजावज़ात और ये बस अड्डे जो है दोबारा यहाँ पे नहीं खड़े होंगे? आपके अपने अंदर लोग, आपके अपने अंदर जो लोग बैठे हुए हैं उनके अपने अड्डे हैं, क्यों शाह जी ऐसा ही है? अपने अंदर, पार्टी के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं हुकूमत के, उनके अपने बस अड्डे हैं। मैं नाम नहीं किसी का लेता, मेरा ख्याल है लोग सियाने समझ जाएंगे, तो वो उनके अपने अड्डे हैं। पहले तो आप उनके अड्डे ख़त्म करवाए ना, फिर जहाँ से पार्किंग स्टैंड के ऊपर जो फीस ली जा रही है, आप ये देखें, पर घंटे के हिसाब से चार्ज किया जाता है, ऐसे ही, और 30 रुपये। और फिर अच्छा, सबसे बड़ी मज़ेदारी चीज़ है, उसके ऊपर लिखा होगा अगर आपकी गाड़ी, मोटरसाइकिल चोरी हो गई है तो इसका जिम्मेदार जो है वो हम नहीं है।
तो भाईजान पहले तो ये चीज़ देखे ना कि ये चीज़ें सारी करवाई किसने। सबसे पहले तो आप उसको पकड़ें, उसके बाद बाकियों का मक्कू ठप्पें। असल चीज़ तो ये कि ऑपरेशन करें, लेकिन उस ऑपरेशन के नतीजे में जो नासूर है उसको जड़ से उखाड़ें, ऊपर से उसकी जो है ना वो पेवंदकारी ना करें, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये बड़े मजबूत लोग हैं। आप देखें, ये चूहे और बिल्ली का खेल है, जिसमें कभी चूहा आ गया, कभी बिल्ली आ गई। बिल्कुल इसमें ये इंतज़ामिया की मिली भगत से बनते हैं। आप देखें कि सबसे बड़ा जहाँ पे कानून का इतलाक़ होता है, जहाँ पे कानून के रखवाले, पासदाराने कानून इम्प्लीमेंट कराने वाले, कानूनी जंग लड़ने वाले हमारी वकला बरादरी। आप लाहौर हाई कोर्ट के पीछे से वहाँ से तो आप गुजर नहीं सकते हैं। आपको 15 से 20 मिनट लग जाएंगे, 2 मिनट का जो पैदल आपका फासला, आप पैदल नहीं गुजर सकते, क्योंकि वकील साहिबान जो हैं कचहरी वाली साइड पे वो किसी कानून को नहीं मानते। मेजॉरिटी बड़े अच्छे लोग भी मौजूद हैं, लेकिन 5% 10%, इससे ज़्यादा नहीं। बाकी चूंकि वो लॉ नोइंग लोग हैं, उन्हें पता है कि हमारे खिलाफ हो क्या सकता है। मैक्सिमम अगर कोई मामला होगा तो कोर्ट में आना है। कोर्ट में वो आईओज़ को फेंटी लगाते हैं, तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, इश्तिहारियों को भगा देते हैं। सही। जो जहाँ पे उनके चैम्बर्स हैं, मेन रोड के ऊपर गाड़ियाँ पार्क करके चले जाते हैं लोग, बेचारे हालो बेहाल, और शदीद गर्मी में, इस गर्मी में लोग फेंट हो जाते हैं बैठे बैठे गाड़ियों के अंदर। लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, चूँकि वहाँ पे इंतज़ामिया बेबस है। ट्रैफिक पुलिस वहाँ चलान नहीं कर सकती। आप ऐवान अदल के बाहर आ जाए, मेन रोड के ऊपर जो आपकी मरकजी शाहराह का आपका पूरा रोड, वहाँ से आप गुजर नहीं सकते हैं, पूरा रोड एनक्रोच किया हुआ है। फिर आप बादामी बाग लारी अड्डे की बात कर लें, वहाँ पे रेडी बान माफिया मौजूद है, जो कि जो आम पैसेंजर है जो ट्रैवल करके एक सिटी से दूसरे सिटी में जाता है, वो बेचारा बैठता है कहीं सस्ताने के लिए, या वहाँ पे चावलों की एक प्लेट खा लेता है तो उसका बिल बना देते हैं 1000 रुपये। उसके बाद वो बेचारा चूँकि निहत्ता होता है, और यहाँ पे उसके जानने वाले लोग भी मौजूद नहीं होते, उन्होंने लठ बरदार गुंडे रखे होते हैं, वो आ जाते हैं और उससे रिकवरी करते हैं कि जो उसकी जेब में किराया होता है बेचारे की, वो निकलवा लेते हैं। और ये साल हर साल से चल रहा है। फिर आप डायरिया की खबरें रोज़ाना आ रही हैं, वहाँ पे अनहाइजेनिक शरबत बेचे जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है उन्हें, चूँकि वो किसी ना किसी को उसकी प्राइस पे कर रहे हैं। कोई ना कोई है जो आके वहाँ से रोजाना की बुनियाद पर, यानी ये इतना स्ट्रॉन्ग माफिया है कि इसके लिए आप जितना मर्जी कह लें कि 10 महकमों के स्क्वाड जो है वो इन एक्शन है, कुछ नहीं होगा। और इसको हम माफिया को देख रहे हैं, कंट्रोल कोई नहीं कर सकता। वही व्हाट्सएप वाली बात आ गई कि जब आपके अपने लोग इस माफिया के सरबराह बने बैठे हैं, इस चेन की कमांड कर रहे हैं, तो फिर कौन इन चीज़ों को ख़त्म करेगा? कता कलामी माफ 10 क्या आप 20 भी लें तो नहीं ख़त्म कर सकते। हाँ, अगर आप जब तहिया कर लें कि आपने इनको ख़त्म करना है, तो फिर एक बंदा भी काफ़ी है, एक ऑफिसर भी काफ़ी है कि जो अपनी जुम्बिश कलम के साथ, एक ऑफिसर को कोई टिकने नहीं ना देता, वो एक अलग बात है कि उसको टिकने ना दे, लेकिन अगर आपने ये तहिया किया हो कि हमने ख़त्म करना है, तो फिर ये कोई मुश्किल काम नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब आप सोच लें कि आपने कुछ करना है तो फिर आप कर गुजरते हैं, लेकिन फिलहाल हमें यहाँ पर ये चीज़ होती नजर नहीं आ रही। थैंक यू सो मच भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया। रिजवान साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक और हेडलाइंस, फिर शो में आते हैं वापस। खुशामदीद आपको एक बार फिर से शो में कहेंगे, और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम सेगमेंट शामिल करने वाले हैं। सेगमेंट में सबसे पहले हमने बात करनी है मौसम की। बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी लाइट बहुत ज़्यादा जा रही है, और ऐसा ही है जी, गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में बहुत ही बुरे हाल हैं। कहीं पर ट्रांसफार्मर जल रहे हैं, कहीं पर, और सुनने वाला कोई नहीं। यहाँ पर हमें लेस्को के अमले की नाकामी जो है, नाअहली जो है, उसका जिक्र भी करना है। आई डोंट नो कि क्यों बिल पर इतनी लंबी लिस्ट दे दी जाती है कि फ़लाँ SDO का नंबर है, ये सेक्टर इंचार्ज का नंबर है, लेकिन उस पर कोई कॉल ही नहीं रिसीव करता, जिसकी वजह से लोग परेशान रहते हैं। आपने सिर्फ खाना पूरी करनी है, अपने सर से वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हटानी है। आप फ़ोन उठाएं ना उठाएं, इवन लोग साइड पे उठा के रिसीवर रख देते हैं। रवैये तो आम तौर पर ये देखे जाते हैं। खैर, लाइट नहीं आ रही है, गर्मी आगे बढ़ रही है और शिद्दत इख्तियार करी, लेकिन रात को बड़ी ज़बरदस्त हवाएं चल रही थी, जिससे मौसम अच्छा खासा खुशगवार हो गया था। इवन मैंने जब बालकनी में निकल के देखा तो बहुत ही खूबसूरत मौसम था, ठंडी हवाएं चल रही थी। और आयशा भी मेरे ख्याल से मुस्कुरा रही हैं, मेरी बात से एग्री कर रही हैं। दोपहर में जो धूप है वो तो बहुत ज़्यादा तेज़ है। लेकिन अब मौसम की क्या प्रेडिक्शन है, ये जो हम देख रहे हैं, सुबह के टाइम शदीद धूप, रात को कुछ मौसम में बेहतरी, तो क्या बारिशें तो नहीं होने वाली? टुडेज़ वेदर में जान लेते हैं। मायदा की तरफ हम चलेंगे। जी मायदा, बताइएगा, सुबह के टाइम गर्मी की शिद्दत हम बहुत ज़्यादा देखते हैं। कंपैरेटिवली रात को ठंडी हवाएं चल रही थी, मौसम बहुत ज़बरदस्त हो गया था, तो
क्या प्रेडिक्शन है महकमा मौसमियात की, आने वाले चंद दिनों में मौसम कैसा रहेगा, बारिश के इम्कानात हैं? शहर लाहौर के मौसम की बात करें तो गर्मी की शिद्दत जो है उसमें आज फिर से एक दफ़ा इजाफा देखने में नज़र आएगा। सुबह के औकात में 34 टेम्परेचर जो है वो महकमा मौसमियात की जानिब से रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन उसी के साथ अभी तो हवाएं चल रही हैं। अभी सुबह के औकात में तो ये हवाएं थोड़ी सी ठंडी फील हो रही हैं, लेकिन जो है जैसे जैसे टाइम गुजरेगा टेम्परेचर जो है महकमा मौसमियात की जानिब से 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा। गर्मी की शिद्दत जो है उसमें आज फिर एक बार इजाफा देखने में नज़र आएगा। लू भी चल रही है और उसी के साथ जो है वो सूरज की तेज़ किरणें जो है वो शहरियों को परेशान करती हुई नज़र आएंगी। माहिरीन की जानिब से कुछ एहतियाती तदाबीर जो हमारे शहरियों को जारी की गई हैं, यही कहा जा रहा है गर्मी जो है हीट स्ट्रोक देखने में नज़र है महसूस की जा रही है। हीट स्ट्रोक काफ़ी ज़्यादा जो है हमारे शहरियों को भी परेशान कर रहा है। तो माहिरीन की जानिब से ये कहा गया है कि ऑयली फूड जो है उसका इस्तेमाल कम से कम करें और सब्जियों का इस्तेमाल अपने घरों में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करें, और उसी के साथ ठंडे मशरूबात जो है आजकल सीजनल मशरूबात भी चल रहे हैं उसका इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि ये गर्मी से जो है बचा जा सके। बात करें अगर बारिशों की तो महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा 24 घंटे में बारिश के ताहाल कोई इम्कानात ज़ाहिर नहीं किए गए और आइंदा हफ्ते में भी जो है बारिश के इम्कानात ज़ाहिर नहीं किए गए, जिसके बायस जो है शहर भर में सूरज इसी तरह से अपने पंजे गाड़े रखेगा और गर्मी की शिद्दत इसी तरह से बरकरार रहेगी। गर्मी की शिद्दत फिलहाल इसी तरह से बरकरार रहेगी, महकमा मौसमियात की जानिब से ये अपडेट किया गया है। सो नाज़रीन, अब तो बता दिया आपको महकमा मौसमियात ने। गर्मी की शिद्दत से महफूज रहने के लिए प्लीज़ अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। डायरिया कितने सारे पेशेंट अस्पतालों में आ रहे हैं जिससे जी सब लोग परेशान भी हैं। आपने करना क्या है, थोड़ा सा इस मौसम में बाहर के खाने जो हैं उनसे गुरेज करें, साथ ही साथ साफ़ पानी का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। अगर आप अपने साथ पानी की बोतल एक कैरी कर रहे हैं, ऑल दो मुझे भी ये बहुत मुश्किल लगता है जब ऑफिस आओ इतना सारा सामान आपने उठाया और एक पानी की बोतल भी आपको कैरी करनी पड़ती है, समटाइम मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आप अपनी सेहत का भी ख्याल रख सकेंगे। आगे बढ़ते हैं और हमने आपको बतानी है आज के भाव। अच्छा जी, पहले बचत बाजार हम अपना सेगमेंट शामिल कर लेते हैं, फिर आएंगे आज के भाव की जानिब। जी तो ब्रांड्स जहाँ जहाँ ऑफ लगी है, जहाँ आप जाके अपने पैसे बचा सकते हैं, वो कौन कौन से हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। आज का पहला ब्रांड जहाँ पर आप जाएंगे और आप बचत से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं, केसरिया। यहाँ अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर जी अप टू 20% ऑफ। हार्मनी ब्रांड है, अगर आप यहाँ जाएंगे अप टू 50% ऑफ है। मौलाना तारिक जमील अप टू 20% ऑफ। द नेक्स्ट ब्रांड इज आउटफिट्स और यहाँ अगर आप जाएंगे अप टू 50% ऑफ है। तो ये ब्रांड्स हैं, यहाँ पर अगर आप शॉपिंग करने जाएंगे तो ऑफ भी लगी है, समर कलेक्शन भी न्यू आई है। अब डिपेंड आप पे करता है कि आपने कौन से कपड़े ख़रीदने हैं। इन सब जगहों पर ऑनलाइन शॉपिंग की भी ऑप्शन मौजूद है, आप लोग जा भी सकते हैं और घर बैठे भी शॉपिंग कर सकते हैं। इसके बाद नाज़रीन आगे हमने बढ़ना है, अगला सेगमेंट शामिल करना है। कोशिश हमारी होती है घर बैठ के आपकी छोटी छोटी तमाम जो चीज़ें हैं उनको हम सॉर्ट आउट कर दें, वो चाहे शॉपिंग के हवाले से, वो चाहे कुछ एंटरटेनमेंट का आप प्लान कर रहे हैं। तो अगर आप मूवी देखना चाहते हैं तो हम आपको बताएंगे आपने कौन सी मूवी देखनी है या देख सकते हैं। सेगमेंट शामिल करते हैं आज का बिग स्क्रीन। जैसे ही अपडेट आती है हम, और ये आज मुसलसल तीसरा दिन है डॉलर की कीमत बढ़ रही है। इससे होता क्या है, एक महंगाई का नया तूफान आ जाता है और रुपए की मुसलसल बेकदरी है, हम देख रहे हैं वो चल रही है। खैर बाकी जितनी करेंसी है उसका रेट क्या है जान लेते हैं माल के हाल में। रेट लिस्ट है हमारे पास, वो आपके साथ शेयर करते हैं।
नाज़रीन, ये तो था जी माल का हाल, आपने जान लिया। अवाम का हाल किस तरह से जाना जा सकता है ये हमारा सेगमेंट नहीं है, लेकिन अवाम का हाल हम क्योंकि आपके साथ शेयर करते रहते, बताते रहते हैं कि जी क्या महंगाई की सूरत हाल है, अस्पतालों में अगर अवाम जा रही हैं तो वो किस तरह से परेशान है। हम यहाँ पर अवामी उमंगों के तर्जुमान बैठे हैं। अब ये था कि जी हम जानना असल में ये चाह रहे थे कि हमजा शहबाज शरीफ साहब से अवाम की जो उमंगें हैं, क्योंकि नॉर्मली कहा जाता है शहर लाहौर जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, और जब से हमजा शहबाज शरीफ साहब आए उन्होंने बड़े दावे करना शुरू किए और आवाम को उम्मीद दिलाना शुरू की कि इस वक्त उनका जो सबसे बड़ा मसला है उसके हल की तरफ वो जा रहे हैं। महंगा आटा, महंगे चावल, चीनी, इसकी कीमतें वो कंट्रोल करेंगे। हर रोज़ की खबरें भी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अब क्या हमजा शहबाज शरीफ साहब अवामी उमंगों के तर्जुमान होंगे? इस पर अवाम की राय आपके साथ शेयर करेंगे। मैं किसी से खुश नहीं हुआ कि किसी सब चोर है, चोर के सिवा कोई मजदूरी नहीं मिल रही, तेल महंगा हो जा रहा, महंगाई इतनी है, बच्चों की रोटी खानी औखी होगी, बुरा हालात है। ये देख लो मेरे हालात देख लो कैसे है। अमन चैन होना चाहिए, कोई भी पार्टी है अमन चैन होना चाहिए, बस यही होना चाहिए। बस हम तो खुशहाली के अंदर राजी हैं, हम खुशहाली में राजी हैं। क्या इनसे खुश होना, नून लीग वालों से जाकर पूछें जो बड़े बड़े हैं। हम लोगों ने क्या खुश होना, हम एक टाइम की रोटी खा लें तो फिर खुश होते हैं। इंशाल्लाह करेगी, इंशाल्लाह ताला करेगी और बड़े अच्छे काम करेगी। और ये 3.5 साल में जो मुल्क को तबाह किया गया ना, ये इंशाल्लाह ताला यही बेहतर कर सकते और कोई नहीं कर सकता। पीटीआई हुकूमत इन्नी करप्ट हुकूमत है मेरी नज़र दे विच कि शहबाज शरीफ होना नूं चोर डाकू कहंदे ने। चोर डाकू तो सब तो वड्डे है आपने। उन्हें बहुत अच्छे काम किए ने, बहुत लोगों नाल तामन किया है, माड़ियां नाल बहुत ही उस सड़कां बनाइयां ने, सारा कुछ किया उन्हें। नून लीग अच्छी हुकूमत है, इसका लीडर बहुत अच्छा है, गरीबों के हक में बहुत अच्छा है वो। हम दोनों पे खुश हैं, बस महंगाई कम कर दें, सब तो पहले तो घी कम कर दें। जी तो देखा आपने अवाम का बेसिकली मुतालिबा क्या है कि हुकूमत जो भी हो, अवाम की एक ही एक अपील है, रिक्वेस्ट है, महंगाई कम कर दें। तो महंगाई कम हुई है या नहीं हुई, जान लेते हैं आज के भाव में। हमारे रिपोर्टर उमेल इस वक्त ओपन मार्केट में मौजूद हैं जो कि आज के हमें रेट लिस्ट बताएंगे। ओवर टू यू। सब्जियों की कीमतों की अगर बात करें तो मौसमी शिद्दत के बायस सब्जियों की कीमतों में आज कमी देखने में आई है। 10 से 15 रुपए फी किलो जो है वो सब्जियों की कीमतें नीचे आई हैं, जिसमें आलू जो है वो कल 50 रुपए किलो था, जबकि आज जो है वो आलू 40 रुपए किलो में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह जो प्याज है वो भी 80 रुपए किलो से कम होकर 70 रुपए किलो में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह भिंडी की अगर बात करें तो भिंडी भी 90 रुपए से 100 रुपए किलो के दरमियान फ़रोख्त हो रही थी, जो कि आज 80 रुपए किलो पर आ चुकी है। घिया कद्दू, तोरी और हलवा कद्दू की अगर बात करें तो ये भी 70 से 80 रुपए किलो के दरमियान फ़रोख्त हो रहे थे, जबकि आज ये सब्जियां जो है वो 50 से 60 रुपए किलो के दरमियान फ़रोख्त हो रही हैं। लीमू की अगर बात करें तो लीमू भी गुज़िश्ता हफ्ते जो है वो 800 रुपए से 1000 रुपए किलो के दरमियान फ़रोख्त हो रहा था, जबकि लीमू भी आज जो है वो 500 रुपए से 600 रुपए किलो के दरमियान में फ़रोख्त हो रहा है। दुकानदारों का कहना है कि 40 डिग्री से ज़ायद की गर्मी जो है वो पड़ रही है, जिसमें सब्जियों को स्टोर करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। सब्जी जो है वो बड़ी मिकदार में जो है वो ख़राब हो रही है, जिसके बायस कीमतों में कमी जो है वो देखने में आई है। प्राइस कंट्रोल लिस्ट की अगर बात करें तो लिस्ट के मुताबिक जो है वो सब्जियां जो है वो मार्केट में फ़रोख्त नहीं हो रही हैं। 5 से 10 रुपए का फ़र्क जो है वो लिस्ट के मुताबिक जो है वो मौजूद है। लिस्ट पर जो कीमतें हैं उससे 5 से 10 रुपए इजाफी जो है वो चार्ज किए जा रहे हैं, मगर फिर भी जो है वो गुज़िश्ता हफ्ते की निस्बत आज जो है वो लिस्ट के मुताबिक भी सब्जियां जो है वो नीचे आई हैं। शहरियों का ये कहना है कि हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है, सियासी कशमकश में जो अवाम है वो महंगाई में पिसते जा रहे हैं। हुकूमत ने फौरी तौर पर जो है वो मुतालबा किया है कि हुकूमत जो है वो फौरी तौर पर प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फाल करे और जो कीमतें हैं सब्जियों की, फलों की और दीगर अशिया खुर्दोनोश की जो कीमतें हैं उनको बरकरार रखने में जो है वो अपना किरदार अदा करे और फौरी तौर पर शहरियों को जो है वो सब्जियों और फलों की कीमतों समेत दीगर अशिया खुर्दोनोश में जो रिलीफ है वो फराहम किया जाए। जी ठीक है जरूर मेल, आपने हमें ओपन मार्केट के रेट आज बताए। कंपैरेटिवली हम देख रहे हैं कि सब्जियों की कीमतों में कमी है, जो कि खुश आइंद है। अच्छा जी, अगर आपने गोश्त ख़रीदना है तो हमारे पास है जी सॉरी ज़ैनत शॉप की रेट तो यहाँ अगर आप जा रही हैं बीफ पर केजी आप ख़रीद सकते हैं। यहाँ पर जी आपको मिलेगा 749 रुपीज़ में। बीफ मिन्स आपको मिलेगा 935 935 रुपये किलो में। मटन पर केजी आपको मिलेगा 1793 और मटन मिन्स 1898।
चिकन के रेट क्या है? जिंदा मुर्गी गवर्नमेंट रेट के मुताबिक 301, इसका बना हुआ गोश्त 436 रुपए में। रिटेल प्राइस के मुताबिक अगर आपने अंडों की खरीदारी करनी है 159, ऑलमोस्ट 160 रुपए दर्जन। होलसेल से आपको मिलेंगे ये 2 रुपए की बचत के बाद 157 रुपए दर्जन में। तो ये थी आज की हमारी रेट लिस्ट जो कि हमने आपके साथ शेयर कर दी जी। इसके बाद अगर आपने खरीदना है मोबाइल तो कौन सा मोबाइल आपको किस कीमत में मिल सकता है, लिस्ट हमारे पास है। आज रियलमी के डिफरेंट मॉडल हैं हमारे पास। रियलमी C15 मोबाइल है 24,999 रुपये। इसके बाद जी हमारे पास नेक्स्ट मोबाइल है रियलमी 5, 27,999 रुपये। 7i रियलमी का मोबाइल है, इसकी प्राइस क्या है वो भी आपके साथ शेयर कर देते हैं जी। 34,999 रुपये में अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो खरीद सकते हैं। Realme 8 मोबाइल 39,999 रुपीज़। अच्छा जी, ऑलमोस्ट होता कहाँ पे क्या है कि जी एक सेगमेंट पे अगर हम देखते हैं कि हमें थोड़ी सी रुमेल ने खुशखबरी ये दी कि कंपैरेटिवली रेट लिस्ट में आज कमी देखी जा रही है। दूसरी जाने मोबाइल रेट बताए तो वो बहुत ज़्यादा हैं। अब लोगों की क़ुव्वत ख़रीद इसलिए जवाब दे गई है कि महंगाई के तनासुब से उनकी अर्निंग वो नहीं रही है। कुछ लोग जॉबलेस हो गए हैं, जो लोग नौकरियां कर रहे हैं वैसे जी तनख्वाहें कम हैं, रूटीन के बजट जो हैं वो मुतासिर होते हैं, फिर बिल जहां पर आपको देने पड़े, बच्चों की फीसें, ये लोगों के आजकल मसाइल चल रहे हैं जिससे लोग परेशान हैं। और फिर ये चीज़ें बीच में जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कितना आप इन चीज़ों को कह सकते हैं कि जी हम ये नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे। जितना मर्जी आप अपने बजट को जो है वो जी टाइट करने की कोशिश करें, चीज़ें फिर भी उस तरह मैनेज नहीं हो पा रही हैं। ये अवाम का एक बड़ा मसला है जी, जिसको देखना किसने है। अब ये तो जो हुक्मरान हैं और जो इस टाइम हम सियासी सूरत हाल देख रहे हैं वो भी हमें उस तरह से नज़र नहीं आ रही स्टेबल। लोगों की नज़रें फिर भी इसी तरफ हैं कि महंगाई किसी तरह से कम हो सके, ये गुजारिश कर रही हैं। हमने जाना है फ़िलहाल एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। आपने कहीं जाना, हमारे साथ ही रहें। खुश आमदीद कहेंगे नाज़रीन, हम हमेशा से आपकी मुलाकात कराते रहते हैं ऐसे टैलेंट से जिनका काम देख के हम तो दंग रह ही जाते हैं, तो हम कहते हैं क्यों ना आपके साथ भी शेयर करें। हम अपने आर्टिस्ट मेहमानों को आपसे मुलाकात इसलिए कराते हैं कि डिफरेंट काम जब आपकी आंखों के सामने आता है और रंगों से ये लोग जिस तरह से खेलते हैं, आई मस्ट से कि अल्लाह ताला ने कुछ स्पेशल क्वालिटी इनमें रख के भेजी। ये काम आप देखें, यकीन माने मैं तो हैरान रह जाती हूँ कि मतलब ये हमारे हाथों की उंगलियों में माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इतना टैलेंट दिया है कि इस कदर महारत और इस कदर खूबसूरती से क्या क्या काम ये आर्टिस्ट लोग कर लेते हैं। अब ये जो आर्ट की आज एक टर्म हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, ये जो वॉल पे सारा काम हुआ है और इतना खूबसूरत काम हुआ है, ये किस तरह कर लेते हैं। और ये शानदार काम जो इस टाइम आपके स्क्रीन पर है, ये करने वाली कौन है? हमारे साथ हमारी मेहमान है, मॉडल आर्टिस्ट हैं फरवा अली ने हमें ज्वाइन किया है। अपनी मेहमान को खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच, आपने भी हमारे लिए टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये जो आर्ट की एक डिफरेंट टर्म हम अपने नाजरीन के साथ शेयर करें, मुझे इसके बारे में कुछ डिटेल में बताइएगा। अच्छा, वैसे देयर सो मेनी आर्टिस्ट्स, लेकिन म्यूरल आर्टिस्ट इज समबडी हु वर्क्स ऑन द वॉल्स, दीवारों पे जो पेंटिंग होती है उसको म्यूरल आर्ट कहते हैं। या डिफरेंट कैसे है ये जो हम बाकी पेंटिंग्स देखते हैं उससे ये कुछ डिफरेंट है? इसमें कलर्स और चीज़ें डिफरेंट इस्तेमाल होती हैं? हाँ, इसमें आप मेजर डिफरेंस तो यही है कि उसमें आपका जो कैनवस है म्यूरल आर्ट में, वॉल इटसेल्फ इज़ योर कैनवस, और दूसरा पेंट्स जो है वो ज़रा डिफरेंट होते हैं, एनामल पेंट होते हैं, फ्रेस्को पेंटिंग जिस तरह से हर तरह की वॉल पर ये आप पेंट कर सकते हैं? हाँ, हर तरह की वॉल कोई वॉल नहीं, हर तरह की वॉल होती है, लेकिन ऑब्वियसली उसकी एक बेस प्रिपेयर की जाती है अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो मुझे ये बताइएगा, माशाल्लाह से इतना खूबसूरत काम कैसे कर लेती हैं आप? प्रैक्टिस और सीखा कहीं से, मतलब कैसे? इट्स सेल्फ यू नो, यहाँ पे तो कोई ऐसी कोई अकेडमीज़, कोई यूनिवर्सिटी, कोई इंस्टीट्यूट है नहीं जो म्यूरल आर्ट को स्पेसिफिकली सिखाता हो, तो इट केम नेचुरली। दूसरा ये है कि आई थिंक जितना आप अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर करते हो उतना ही आप डिस्कवर करते रहते हो कि क्या आप में कितना पोटेंशियल, कितना स्किल है। ये डिसाइड क्यों किया कि आपने दीवारों पर रंग बिखेरने हैं? मतलब
ये मुझे लगता है कंपैरेटिवली थोड़ा मुश्किल भी है, मतलब बहुत बड़ी बड़ी मुश्किल है। दीवारों पे आपने कायम किया यही एक पॉइंट है एक्चुअली। पेंटिंग कर लेते हैं सब, हाँ। ये बहुत मैसिव स्केल है, इट्स लाइक 50 फीट हाई, 40 फीट हाई, Exactly, that is my प्लस point. ये इसको क्रेन पे चढ़ के करना होता है। हाँ, इट्स सो हाई, आई मीन आप स्टूडियो वॉल देख लें तो इसके लिए बिल्कुल। क्रेन्स मंगवाई जाती हैं बाकायदा, तो उसके ऊपर फिर हम लोग को हार्नेस पहन के तो वो पेंट वगैरह करना अच्छा, होता अब ये जो काम हम दिखा रहे हैं ये आपने सोलो किया? हाँ जी, ये सोलो किया हुआ है। ठीक है, All ये alone. आपकी टीम भी है? टीम नहीं, टीम नहीं, All alone. अच्छा जी, मुझे बताएं, लेट्स सपोज अभी जो हम आपका काम दिखा रहे थे, कितना टाइम इसके लिए होता है, कैसे आप ये कर लेते हैं? वैसे ह्यूमन कैपेसिटी देखी जाए तो एक महीने 2 महीने का काम होता है, लेकिन चूंकि हमारा जो क्लाइंट होता है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट नोटिस पे आता है हमारे पास, जी हमारी ओपनिंग है, हमारा लॉन्चिंग है, तो प्लीज़ आप इसको 3 दिन में कर दें, आप इसको 1 वीक में कर दें। तो इसमें बहुत सारे काम हैं जो महीनों के काम हैं, लेकिन वो 2-2 3-3 दिन में भी किए हुए हैं और 1-1 वीक में भी किया हुआ है। हाँ, तो स्पीड और मैसिव स्केल को डील करना इस मैं कहूँगी मेरी एक स्पेशलिटी है। कितनी देर हो गई आपको इस फील्ड में? स्टार्ट कहाँ से किया था, कुछ बताइएगा, क्योंकि लोगों को लगता है ये महंगा तरीन काम है, ये मुश्किल तरीन काम है, आर्टिस्ट हजरात। अब आप तो मुझे बड़ी खुशगवार मूड में लग रही हैं, कहते हैं जी बड़े बोर भी होते हैं और गुस्से वाले भी होते हैं और अपने काम के अलावा कुछ करते नहीं हैं। ये मुझे लगता है एक बड़ा वो स्टीरियोटाइप सा नोशन बना हुआ है आर्टिस्ट्स के बारे में। वैसे बाय प्रोफेशन आई एम अ फैशन डिज़ाइनर और ऑफिस में बैठे हुए मैंने एक सोशल मीडिया पे पोस्ट देखी थी फेसबुक पे कि गलियार डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक ऑर्गेनाइज़ करवाया है टूर कि आप नथिया गली आएँ, हमारे यहाँ पे जो ढाबे हैं उनको स्टूडेंट्स आके पेंट करें, क्योंकि वो एक मोनोटोनस से ब्लू कलर के ढाबे हैं हर जगह, तो वो स्टॉप ओवर्स पे लगे हुए हैं, तो वहाँ पे लोग आएँ, वहाँ सेल्फीज टू प्रमोट गलियार की जो रिजॉर्ट्स हैं उनको प्रमोट करने के। तो वो फिर मैंने कहा अच्छा वीकेंड है, चली जाती हूँ, पेंट करके आ जाऊँगी। मैंने कहा कितना को पेंट करना होगा। जब वहाँ गए तो देयर वर मोर देन 100 स्टूडेंट्स जो गए थे, तो फिर मैं ऑफिस से छुट्टी लेके चली गई। जब वहाँ पेंट किया तो सबसे ज़्यादा मेरा स्टैंड आउट किया। तो वो जब करके वापस आए तो उसके बाद मुझे हुंजा से कॉल आती है कि यहाँ पे कराकरम हाईवे के टनल्स हैं, तो वो गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्गेनाइज था वो वाला भी इवेंट, तो उन्होंने कॉल की, फिर वहाँ पे गई, वो ये फिर वहाँ से वापस आए तो फिर मॉल 1 से कॉल आती है कि हमारी बॉल्स हैं। अच्छा जी, हम यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हमारी मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मुझे इस टाइम ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम साथ आपके गुफ्तगू करेंगे। आपने कहीं जाना, हमारे साथ ही रहेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको शो में खुश आमदीद कहेंगे। फरवा हमारी मेहमान हमारे साथ मौजूद है, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। फरवा, बचपन ही से शौक था पेंटिंग्स का? हाँ, शौक बहुत बचपन से ही था और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरी ड्राइंग स्किल्स अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे इतने थे कि मेरी टीचर्स मेरे पेरेंट्स को कहती थी इसकी ड्राइंग एबनॉर्मल है, इट्स बियॉन्ड हर एज वट एवर शी ड्रॉज। तो वो फिर बचपन का एक स्किल था, उसको बहुत पॉलिश करते रहे, बहुत ज़्यादा मैं उसको प्रैक्टिस बहुत करती थी। पेरेंट्स ने कभी नहीं कहा, क्योंकि नॉर्मली पेरेंट्स बच्चों को इस तरह के शौक को रोकते हैं, ये बहुत महंगा होता है Yes. उनको लगता है, और ये स्टडी के साथ अगर बच्चे हर टाइम पेंटिंग्स वगैरह में लगे, टाइम वेस्ट होता है। ऐसा है, एक कमिटमेंट थी कि मेरी पेरेंट्स हमेशा ये कहते थे, और थ्रू आउट यही होता है कि आई हैड बीन अ पोजीशन होल्डर स्टूडेंट, पोजीशन भी थी और ये साथ साथ लेके चलती थी। पहले पढ़ाई होती थी, ये साथ साथ चलता था। उन्होंने इसको स्नब नहीं किया, उन्होंने कहा शी हैज़ द स्किल, शी हैज़ द टैलेंट, और फिर इतने अवार्ड्स विन करती रहती थी साथ साथ। उन्हें बताया बगैर ही जाती थी कॉम्पिटिशन्स पे स्कूल से, तो वो उनके लिए दे वर प्राउड ऑफ मी, दे लेट मी डू इट। मैक्सिमम मिनिमम, क्योंकि आजकल हमारे कुछ जितने हमारे नौजवान हैं ना, बड़ा उनको लगता है कि जल्दी से किसी बड़े मकाम पे पहुंच जाए। कितना टाइम लगा आपको यहाँ तक आते हुए? देखिए, एक होती है मेहनत होती है, और उससे हम वो नहीं कर सकते कि उसके बगैर नहीं पहुंच सकते। कितना टाइम दिया ना, स्टडी भी आपने साथ साथ स्टडी भी आप की, माशाल्लाह बाकी काम भी अपने साथ लेके चल रही हैं। बहुत साल, 6-7 years, बट ये मैं कहूँगी इट वाज आउट ऑफ डेस्टिनी, मतलब किस्मत। आपको अपॉर्चुनिटी भी मिलनी चाहिए, आपकी मेहनत भी होती है, देन अपॉर्चुनिटी साइड बाय साइड चलती है। आई थिंक अपॉर्चुनिटी हो तो आपकी मेहनत जो है वो इट्सेल्फ। अच्छा, मुझे बड़ा शौक होता है, क्योंकि मुझे लगता है जो आर्टिस्ट लोग होते हैं ना, उनके अपने घर, उनके अपने रूम देखने के काबिल होते हैं। कुछ डिफरेंट रखा हुआ है अपने घर को? बिल्कुल भी नहीं, टाइम नहीं मिलता। अच्छा, मुझे तो लगा था, मतलब अक्सर मैंने आर्टिस्ट देखे, उनके अपने घर जो होते हैं बहुत ही स्पेशल, अपने रूम बहुत ही स्पेशल। अपने रूम में कभी कुछ स्पेशल नहीं? सो बिजी डूइंग दीज प्रोजेक्ट्स और ट्रैवलिंग इतनी होती है कि अपने लिए टाइम नहीं मिलता, ऑनेस्टली बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। सही। हाँ,
अच्छा मुझे ये बताइएगा, जिस तरह से मैं आपका डिफरेंट काम देख रही हूँ, आपको खुद अपना बेस्ट प्रोजेक्ट या अपना बेस्ट काम कौन सा लगता है कि ये वाला काम है जो आप सबसे बेस्ट कर सकती हैं? एक रेस्टोरेंट का इंटीरियर है, इट्स ऑल ब्लैक एंड वाइट एंड इट्स क्वाइट फेमस इन लाहौर. ब्लैक एंड वाइट वाज वेरी चैलेंजिंग क्योंकि कलर्स में तो मैंने बहुत प्ले कर लिया था, तो वो मुझे लगता है वो मेरा फेवरेट काम है एंड इट हैज़ बिकम माय आइडेंटिटी सो फार. आइडियाज़ बड़े मैटर करते हैं क्योंकि अब हर कोई चाहता है कि डिफरेंट होना चाहिए उनका कुछ भी, अगर अब आप डिज़ाइन करा रहे हैं तो आइडिया बेसिकली आपका अपना होता है या फिर जो आपके क्लाइंट्स होते हैं वो भी कुछ आपको बताते हैं, फिर आप उसमें कुछ डिफरेंट चीज़ें करके? क्लाइंट आते हैं और वो अपना एक सेट ऑफ माइंड हमें बता देते हैं. हाँ, तो उसके बाद उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्किंग होती है, वो फिर हम क्लाइंट से डिस्कस करती हूँ मैं, और फिर उसके बाद जो एक म्यूचुअल आउटकम निकलता है उस पर फिर वर्किंग स्टार्ट हो जाती है. सही. अच्छा जी, मुझे ये बता दें कि जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं मैक्सिमम मिनिमम कितना टाइम ले जाते हैं, ताकि जो लोग देख रहे हैं उनको पता हो कि जी ये प्रोजेक्ट इतनी देर में बनता है? जनरली ह्यूमन कैपेसिटी ही की बात करूंगी, उसको देखा जाए तो 1 मंथ तो लगता है. हाँ. लेकिन जो अभी तक मेरी अचीवमेंट्स हैं उसमें मैं काउंट करूंगी, किसी प्रोजेक्ट को 3 डेज़ में भी किया है, 1 वीक में भी किया है, फिर उसमें हेल्थ बहुत अफेक्ट हो रही होती है, लेकिन किया है. चैलेंजिंग था, शौक था, पैशन था और अर्ज टू डू इट था, अचीवमेंट की एक वो अर्ज थी, तो आई डिड इट. 3 डेज. और भी एक कमाल महारत रखता है या नहीं? वी वर ऑल बॉर्न विद इट, लेकिन इसको परसू मैंने ही किया है. सबकी अच्छी है फैमिली में, पेंटिंग ड्राइंग स्किल सबके अच्छे हैं. सही. अच्छा मुझे ये बताइए फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, क्या करना चाह रही हैं आगे? अच्छा, फ्यूचर में आई वुड वांट टू एस्टैब्लिश माय ओन इंटीरियर डिज़ाइन कंपनी. Side by side, obviously, I would also want to lead a fashion house of my own since I am a fashion designer. इन दोनों चीज़ों पे वर्किंग हो रही है. ग्रेट. अच्छा मुझे बताएं, अब जो लोग सीख रहे हैं, कुछ उनको आप मशवरा देना चाहेंगी कि किस तरह से वो अपने काम में निखार ला सकते हैं? क्या रोज़ाना प्रैक्टिस करनी है? क्या आपके पास ऐसे की पॉइंट्स हैं जो शेयर करना चाहिए? एक तो बहुत बड़ा की पॉइंट ये दूंगी, प्लीज़ बी हम्बल, और किसी भी पॉइंट पे ये ना समझे कि मुझे सब आता है. देयर इज़ ऑलवेज अ कैपेसिटी टू लर्न मोर, और प्रैक्टिस ऑब्वियसली करते रहें एंड अपॉर्चुनिटी का वेट करें, शॉर्ट टेम्पर्ड ना हो एंड नेवर स्टॉप. मेहनत नहीं, आप मेहनत जहाँ पे कहीं आप रोकते हैं और आपको ये लगता है ना कि आपको सब कुछ आ गया, वहाँ पर ही आपकी बस हो जाती है. यही हाथ सेम हम देख रहे हैं अल्लाह ताला ने मुझे दिए हैं, यही माशाल्लाह से फरवा को दिए, लेकिन इन हाथों के अंदर कमाल महारत अल्लाह ताला ने रखी है, और बेशक वो उसी ज़ात का काम है जिसको वो कमाल महारत बख्शना चाहता है. बहुत खूबसूरत फरवा काम है. वंस अगेन मैं आपको कहूँगी माशाल्लाह माशाल्लाह, इसी तरह से आप अच्छा सा प्यारा सा काम करती रहें. कुछ मैसेज देना चाहेंगे अपने देखने वालों को? यस, ये कहूँगी कि जब आप अपनी सराउंडिंग में, स्पेशली इन योर ओन कंट्री, कोई ऐसी चीज़ देखते हैं अनयूजुअल सी, तो प्लीज़ उसको पॉजिटिवली आप लोग ज़रूर प्रमोट किया करें फॉर द गुड नेम ऑफ योर कंट्री. ग्रेट. बहुत अच्छा मैसेज है, और ये मेरे ख्याल से इसी तरह से आप पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ भी जाते हैं. अच्छा एक मैसेज जाता है, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं कि भाई फला मंदा कुछ पॉजिटिव वाइब्स से आ रही हैं. बहुत ज़रूरी है ये चीज़. थैंक यू सो मच. थैंक यू. बहुत बहुत शुक्रिया. नाज़रीन ब्रेक लेंगे, ज्वाइन करेंगे हम आपको एक ब्रेक के बाद. ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे, और हमारे सेगमेंट्स में हमने रमज़ान के बाद से एक सेगमेंट स्किप नहीं किया था, बल्कि हमने थोड़ा सा उसमें गैप लेकर आए थे, और हमें बार बार आपके मैसेजेस आ रहे थे कि जी आप ज़रूर इस सेगमेंट को कंटिन्यू करें. तो हमने चाहा ज़रूर आपकी जहाँ पे हेल्थ की बात आती है वहाँ पर हम अपने माहिरीन के साथ तो आपकी मुलाकात कराते रहते हैं, लेकिन गर्मी के मौसम में बहुत सारे लोग परेशान थे कि अब कैसे एक्सरसाइज करें, अब कैसे वॉक करें, ये बहुत मुश्किल काम हो गया है. तो घर में रहकर आप कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं वो हम आपको बताते हैं. हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि अपनी ओपिनियन आप तक पहुंचाते हैं. तो आज की हेल्दी टिप आज के सेगमेंट में. रहमान की तरफ हम चलेंगे. मौसम जो है वो शदीद गर्मी की तरफ जा रहा है, तो गर्मी में कौन सी एक्सरसाइजेज हैं, वो कहा जाता है वेट रिड्यूस जिन लोगों ने करना है बेस्ट मौसम उनके लिए है. तो हम रहमान के पास चलेंगे. ओवर टू यू. मैं हूं रहमान अब्बास, आपका लाइफ कोच, आपको फिट करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हेल्दी करने के लिए. आज के प्रोग्राम में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो इंटरनेशनल इशू है और नॉर्मली हम देखते भी हैं, और इसकी सबसे बड़ी जो वजह यह है कि हमारा वो बिगेस्ट मसला है
बिगेस्ट मसल कौन सा है ये आज आपको बताना है, उसको स्ट्रॉन्ग टोन अप कैसे करना है वो आज आपको बताना है। पहले ये बताएं कि अपनी डाइट वगैरह आपकी ठीक चल रही है, ज़्यादा चीट मील तो नहीं कर रहे? मुझे जहाँ तक लगता है कि वो कर रहे हैं, और जितने प्रोग्राम हमने किए हैं क्या उनको डाउनलोड करके प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं? क्योंकि फीडबैक मुझे मिले, उस फीडबैक की बेस पे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो आपने मुझे फीडबैक देना है क्योंकि हमें आपकी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल है। तो चले, बातें साथ साथ चलती रहेंगी, टिप्स भी चलते रहेंगे, लेकिन वर्कआउट सबसे पहले, क्योंकि सीखना भी है और वर्कआउट भी करना है। आज का वर्कआउट हमारा है लोअर पोर्शन का लेग वर्कआउट। अब ट्रेनिंग करने से पहले मैं खुद ही मूव वार्म अप करना शुरू कर दिया। अब लोअर पोर्शन को हम इग्नोर करते हैं। मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज है? क्या मशीन्स होना ज़रूरी है? क्या हम मशीन से ही हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? नहीं। अब मैं घर रहता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने खुद को स्ट्रॉन्ग करना है, तो हम लोअर पोर्शन को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? एक बिगनर लेवल पे डिफरेंट लेवल्स होते हैं, बिगनर, इंटरमीडिएट, एडवांस, एडवांस प्रोफेशनल लेवल। बिगनर से इंटरमीडिएट तक मैं आपको लेके जाऊंगा, उसके बाद प्रॉपरली एडवांस लेवल हो तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन होम वर्कआउट में परफेक्ट है। फर्स्ट एक्सरसाइज वार्म अप तो मैंने स्टार्ट कर दिया। नी राइट टू लेफ्ट आपने मूव करने, जैसे आप टर्न कर रहे हैं नॉर्मली स्लो मोशन में, क्योंकि मेरी एक रिदम बनी हुई है इसलिए आपने स्लो मोशन में आपने करना है। 30 सेकेंड आपने करना है इसको, वार्म अप हो जाएगा। ये परफेक्ट मोबिलिटी एक्सरसाइज है, क्योंकि मैं जिम्नास्टिक वर्कआउट करता हूँ एरोबिक, तो इसमें आपने करना है बिगनर लेवल है, ये बिगनर लेवल है होम वर्कआउट, और इसमें इंजरी के चांसेस नहीं है। फर्स्ट एक्सरसाइज आपने करना है स्ट्रेट स्टैंडिंग पोजीशन। अगर आपको लगता है कि मुझे सपोर्ट की जरूरत है, वॉल नहीं तो अपने पास चेयर रख सकते हैं। फर्स्ट वन लेग इसको आउटसाइड लेके जाए जितना आप बैलेंस में कर सकते हैं। 1 2, कोशिश करें पाँव फ्लोर पे ना लगे, लेकिन बिगनर लेवल पे लगेंगे, माइनर साइड टच के लिए। 2 3 4, इनर थाई के लिए आपकी मोबिलिटी हमेशा डेड होती है इनर थाई से, आपकी मूवमेंट वॉक डेड होती है आउटर थाई से, ग्लूट से। सो फर्स्ट एक्सरसाइज है इनर थाई के लिए। 2 3 4 5, ऑटोमेटिकली जब आप एक रिदम में चलते जाएंगे लेवल बढ़ता जाएगा, लाइक दिस 1 2, लेकिन ये एकदम नहीं होगा। फर्स्ट बिगिनर के लिए 1, चेयर सपोर्ट आप कर सकते हैं, 2 3 4 5, 10 ईच साइड स्विच करने, 1 2 3 4 5, 3 सेट्स आपने करने हैं। 1 मिनट की ब्रेक ले सकते हैं, बिगेस्ट मसल है। आपने 10 to 15 रैप्स ईच साइड, 3 सेट्स, 1 मिनट की ब्रेक। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज, नाउ ये साइड मूव था, अब फ्रंट मूव करना है। वही बात, अगर आपको सपोर्ट की जरूरत है चेयर या वॉल सपोर्ट आप कर सकते हैं। नाउ हाफ रेंज तक, 1, पाँव फिंगर टिप फ्लोर पे लगे, 2 3 4। अब इस मूवमेंट में आपके हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स, जिसको नॉर्मली हम हिप कहते हैं, जो हमारी डी शेप होती है फैट की वजह से, फैट यहाँ पे स्टोर होती है। हैमस्ट्रिंग, क्वाड्स मसल, हैमस्ट्रिंग एंड ग्लूट्स एक्सरसाइज। नाउ 1, ये बिगनर लेवल है, 2 सपोर्ट के लिए, 3, ऑटोमेटिकली आपका लेवल अप होता जाएगा लाइक दिस, ओके। लेकिन बिगनर लेवल जब आप करोगे तो फिर ये मूव करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी, ये खुद नहीं करेगी, आपने इसको मूव करवाना है। ओके, 2 3 4 5, स्विच करना है आपने। अब इसको फ्रंट एंगल से मैं 1 2 3 4 5, 10 ईच साइड, 3 सेट्स, 1 मिनट की ब्रेक आपने करना है। अगर आपको लगता है कि आप रिलैक्स हो रहे हैं तो मूवमेंट आप करते रहें। थर्ड एक्सरसाइज आप करें, माय फेवरेट एक्सरसाइज, इसको आपने करना है। ये इनर एंड आउटर, मोस्टली स्पोर्ट्समैन भी करते हैं, इसको आपने देखा होगा, फुटबॉलर भी, क्रिकेटर भी। अब बिगनर लेवल पे लेके आना है। बिगनर लेवल पे 1 लेग बेंड, प्रॉपरली एंगल में बता दूं, एक लेग को आपने स्ट्रेट साइड करना है, एक लेग को आपने बेंड करना है, कोई सी भी आप फर्स्ट कर सकते हैं। सपोर्ट के लिए आप नी ग्रिप कर सकते हैं। 1, ये बिगनर है, 2 3। अब एडवांस कैसे होता है? अब इसी को आपने वाइड इसी तरह डाउन हो जाएगा, लेकिन ये ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस से होगा। बिगनर के लिए
इनर थाई, आउटर थाई, काफ मसल एंड ग्लूट्स मसल सेम टाइम। सपोर्ट के लिए, बिगनर के लिए मैंने अपनी लेग को सपोर्ट कर लिया है ताकि मुझे सपोर्ट रहे। 1 2 3 4 5। एडवांस लेवल भी मैंने करके बता दिए और बिगनर की फर्स्ट स्टेज भी मैंने बता दी। आप सेम पोजीशन इस साइड पे 1 2। हमारी वॉक डेड क्यों होती है? इनर फैट की वजह से। तो ये परफेक्ट एक्सरसाइज है इनर थाई के लिए। बाकी मसल तो हिट होंगे लेकिन इनर थाई भी। ओके, नी सपोर्ट 1 2 3। सेकेंड लेग भी मूव कर रही है लेकिन 90 डिग्री पे। 4 5 10 to 15 reps each side. साइड लेग स्ट्रेचिंग, साइड क्वाड्स मसल्स भी है। अब इसको मैं थोड़ा सा एडवांस करके बताता हूँ। हमारी मूवमेंट मैक्सिमम कहाँ तक जाएगी? यूं स्ट्रेट डाउन। लेकिन ये प्रैक्टिस है 1 month 2 month। फर्स्ट आपकी मूवमेंट बनेगी सपोर्ट से, फिर एक हाथ छूटता जाएगा अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, फिर सेकंड ग्रिप भी आपकी छूटती जाएगी, फिर आप इस तरह बैलेंस में करोगे और लेवल बढ़ता जाएगा और लेग स्ट्रेच आप करते जाओगे। परफेक्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज, फर्स्ट स्ट्रेट पोजीशन, परफेक्ट डेडलिफ्ट इसको हम कहते हैं, लेकिन ये विदाउट वेट होगा। ये इसके साथ कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट स्ट्रेट, मेरे हाथ थाइस के साथ, फेस स्ट्रेट। ओके, साइड मूव, यहां से आपको अच्छा पता चलेगा। ओके, साइड थाई, फेस स्ट्रेट। ओके, मूवमेंट, मेरी लेग स्ट्रेट, बैक कर्व। नाउ अप, 1 2 3 4 5। अब 5 फ्रंट से। ओके, 1 2 3 4 5। थैंक यू सो मच रेमान, आज की आपने हमारे साथ टिप्स शेयर की है जी। आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अपना ख्याल भी रखिएगा। इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।